चालू करते हैं कार्यक्रम। चलिए जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आगे स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। हमारा टॉपिक चल रहा था रेजिस्टेंस कंडक्टेंस के फॉर्मूला हम कर चुके थे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, वीडियो अगर देखोगे ऑनलाइन तो थोड़ी सी फास्ट करके देख लेना, मजा बरकरार रहेगा तुम्हारा भी, ठीक है। चलिए अब करते हैं अपन लोग क्वेश्चन स्टार्ट। एक प्रीवियस जो आपको फॉर्मूले दिए थे उस पे प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन 2014 में ये क्वेश्चन आया था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन मैं लिख देता हूं आपको, साथ साथ आप लोग भी लिख लो, फिर आंसर करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस मैं बोलता जाता हूं, आप लोग क्वेश्चन लिखो। रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is 50 ohm. The specific conductance of the solution is the solution is 1.4 Simon meter inverse. 1.4 Simon meter inverse full stop. The resistance of 0.5 molar solution of the resistance of 0.5 molar solution of same electrolyte is 280 ohm. The molar conductivity of the molar conductivity of 0.5 molar solution of electrolyte molar solution of electrolyte in Simon meter square mole inverse is, ठीक है। ऑप्शंस दिया हुआ है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए हो। 5 इंटू 10 की पावर -4, 5 इंटू 10 की पावर -3, 5 इंटू 10 की पावर 3 और 5 इंटू 10 की पावर 2। करो इसको फटाफट से।
सर हमें इसमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस उसका दे रखा है, हमें इसमें के की वैल्यू निकालनी है ना। लैम्डा एम निकालना है उस्ताद। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। सर कंडक्टिविटी वो तो मोलर, वो कंडक्टिविटी अकेली थी, कंडक्टिविटी इज कापा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज ऑल्सो कापा, आगे मोलर नहीं था, मोलर तो लैम्डा एम ही है या वही तो बात है। चलो मैं करवा दूं, मैं करवा देता हूं आपको। आंसर हमें चाहिए होगा एक बार। चलो वैल्यूज मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है, पर मैं आपको बस करने का तरीका ही समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए आपको दिया क्या हुआ है। सबसे पहले आप क्या करोगे, अच्छा ये कब का क्वेश्चन है, ये 2014 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखिए ये इजी भी है, और क्योंकि ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है तो इन्होंने थोड़ी सी आपके साथ मस्ती भी करी है, क्योंकि आपको जो यूनिट थी वो किस में दे दी, मीटर स्क्वायर में दे दी। आप ध्यान से देखो, मैंने जब आपको यूनिट्स करवाए हैं तो सेंटीमीटर वाले करवाए हैं। आप देखो जब मैंने आपको यूनिट्स लिखवाए थे, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स बनवाया था, लैम्डा एम का यूनिट बनवाया था कि नहीं बनवाया था। अब कुछ नहीं है, हम तो पहले साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में ही करते हैं, जब हमारा लास्ट में आंसर आ जाएगा तो हम उसको मीटर में चेंज कर देंगे। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना किसको नहीं आता, हम में से सभी को आता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम अपना काम वैसे ही करेंगे जैसे हमने सीखा है। लास्ट में क्योंकि उसने मेरे को स्पेशली मेंशन किया यार, तो मैं उसकी रिस्पेक्ट मेरे को तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो मेरी लंका ही है, ठीक है ना, हमारे पास कुछ बचता नहीं है अदरवाइज, ठीक है। तो बाद में बस हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज दिस। तो मेरे पास एक तो कंसेंट्रेशन दी हुई थी, और फिर मेरे को उस कंसेंट्रेशन पे रेजिस्टेंस दिया गया था। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसका मतलब मेरे पास क्या दिया हो, कापा, साइमन 1.4 साइमन मीटर इनवर्स में दिया गया। यस और नो बोलो यार। अगर मैं इसको सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज करूं तो कितना आएगा बेटा, बोलो यार, 1.4 इंटू 10 की पावर -2 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसको मुझे सेंटीमीटर इनवर्स में कैलकुलेट जब हमें मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में तो चाहिए है ना, क्योंकि मैं लैम्डा एम का फॉर्मूला कापा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी वो सेंटीमीटर वाला ही बनाया हुआ मैंने, क्योंकि ये आगे भी तो यूज करेंगे ना हम लोग। देखो अभी और लेंथ, और यहाँ पे बेटा हमको लेंथ अपॉन एरिया भी निकालना है, तो वो भी हमने सेंटीमीटर में ही सीखा हुआ है, सेल कांस्टेंट भी, और फिर लैम्डा एम में भी हम वही वैल्यूज डालते हैं। आप एक बार बना के खुद देख लेना ना, नहीं सर जैसे कि आपने अभी यहाँ पे वो खुद देख लेना करके, तो तेरा नहीं आएगा आंसर। सर बाद में करेंगे तो वो तो कट ही जाएगा ना, करके देख ले, ठीक है सर मैं करके देख लूँ, करके देख ले क्या दिक्कत है, ठीक है। बाकियों को फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे मत करना आप लोग, ठीक है। आपको जो ये यूनिट्स बनवाए हैं, ये जो यूनिट्स आपको बनवाए हुए हैं लैम्डा एम के कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी में, ये हमने वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से बनाया हुआ है। अगर ये मैं क्यूब के हिसाब से नहीं बनाऊंगा तो यहाँ पे ये फैक्टर भी कुछ कैंसिल होगा, तो फिर ये वाला फॉर्मूला आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया, इसको चेंज करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे मीटर इनवर्स दिया है तो नीचे मीटर है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 को ऊपर ले गया और सेंटीमीटर को ऊपर ले गया तो ये बना। ये मेरे लिए इजी है, मतलब तो मैं इजी वाला काम ही करना पसंद करूंगा, ठीक है। L बाय ए अगर मैं निकालूंगा तो L बाय ए मेरे पास सेल कांस्टेंट होता है, वो मेरे पास है नहीं, ये मेरे पास नहीं है। अभी क्वेश्चन ही चल रहा है अभी तक, आगे देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ कंसेंट्रेशन अगर 0.5 मोलर हो गई तो रेजिस्टेंस कितनी है मेरे पास दोस्तों, 280 ओम है, ठीक है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज दिस। तो मेरे को लैम्डा एम निकालना है ना, तो मेरे पास यहाँ पे कापा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है मेरे पास। कापा ही तो नहीं है, बस कापा पता लग जाए तो सी
लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी आएगी। तो मोलारिटी भी है और कापा भी है, कापा नहीं है मोलारिटी है तो और कापा में निकाल लो तो मेरी कहानी बन जाएगी। अब कापा निकालने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले तो आप ये देखिए इसमें कापा निकालोगे कैसे, फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो एल बाई, और रो को अगर आप इनवर्स कर दो 1 अपॉन रो कर दो तो कापा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो यार। तो ये रो की जगह में 1 बाय कापा लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, 1 बाय कापा रो की जगह 1 बाय कापा कर दिया। अब आप बताओ क्या आपके पास सेल कांस्टेंट था एल बाई ए, सेल कांस्टेंट नहीं था। आप एक बात देखो, मैंने एक सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है एक कंटेनर में, उसी सेम कंटेनर में अगर मैं और कोई सॉल्यूशन तैयार करता हूं तो सेल तो वही रहेगा ना, तो सेल कांस्टेंट तो आपका सेम रहेगा ना, तो सेल कांस्टेंट मैं यहां से निकालूंगा। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि R इज इक्वल टू रो एल बाय ए में मेरे पास कापा दिया हुआ है तो मैं यहां पे 1 अपॉन कापा कर देता हूं। R दिया हुआ है 50, 1 अपॉन कापा मतलब 1 अपॉन 1.4 इंटू 10 की पावर -2 वाला लेंगे बेटा, क्योंकि मैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में काम करना चाह रहा हूं, और L बाय ए फिर मैं निकाल लूंगा। यहां से मेरा L बाय ए आ जाएगा, बोलो यस और नो। वही L बाय ए की वैल्यू मैं यहां पे डाल दूंगा, यही L बाय ए की वैल्यू मैंने यहां पे डाल दी। मैं बता देता हूं L बाय ए क्या आ रहा है, L बाय ए आ रहा है आपका 50 इंटू, अच्छा इसको ऐसे ही रहने दिया, 50 इंटू 1.4 इंटू 10 की पावर -2 ही ऐसे रहने दिया सॉल्यूशन में भी, ठीक है। तो आप यहां पे वो वैल्यू डालेंगे और R कुछ डालेंगे तो आपकी क्या कहानी बनेगी, एक बार बेटा पूरा करने दो, पहले आपको टाइम दिया था ना, ठीक है, अब आप पूरा होने दो। कापा यहां से ऊपर करेंगे 280 को नीचे करेंगे, है ना, तो कापा की वैल्यू आ जाएगी, कापा की वैल्यू एक बार आ जाएगी तो कापा की वैल्यू फिर यहां पे जाएगी, और मोलारिटी कितनी दी है 0.5। अभी आपका आंसर क्या आएगा मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं एक बार, ऐसा सब करने पर आंसर आ रहा है आपका 5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, 5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये कहानी बन रही है कि नहीं बन रही बोलो, पर ये किस में बन रही है, सेंटीमीटर में बन रही है, और हमें किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। 1 मीटर में, 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होंगे, 10 की पावर -2 होंगे, तो 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो यूनिट अगर मैं बनाऊंगा, अब ये बनेगा आंसर, अब ये देख लो कौन सा आंसर है। अब ये आंसर कौन सा हो गया बच्चे, ए पार्ट आ गया, आपका कौन सा आया था, बी पार्ट आया, गलत, ठीक है, समझ में आ गई। तो मैं जो आपको कहानी बता रहा हूं, ठीक है, उसको आप ध्यान से एक बार नोट कर लो। हमने जो फॉर्मूला किया है वो स्ट्रिक्टली साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स वाला किया हुआ है, जो कि ये था, ये आप याद रखो बात, ठीक है ना। कर लो, नोट कर लो। जो आपने वहां लिखा है 1.4 into 10 raised to power -2 साइमन सेंटीमीटर, तो 1.4 into 10 raised to power 2 नहीं होगा, इधर देख सर, क्योंकि देखो, क्योंकि ये था ना, हाँ 1 अपॉन मीटर कर, 1 अपॉन मीटर, अच्छा मीटर इनवर्स है वो, अरे समझ गया, मीटर इनवर्स है। ठीक है बच्चों, नोट हो गया, आगे बढ़ जाएं। चलो अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पे आते हैं।
हेडिंग आप डाल सकते हो इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑन कापा एंड लैम्डा एम। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑन कापा क्या होता है बेटा? नाम बोलो, नाम कापा का। बेटा रैप्टे आएंगे ना इस पे, इतने इस बात पे। ये जिस कपड़े से मैं बोर्ड पूछ रहा हूं ना, उसी कपड़े से तेरा मुंह पहुंच दिया जाएगा ऐसी बात पे। अच्छा लगेगा तुझे? नहीं लगेगा ना? हाँ, मुझे भी नहीं अच्छा लगा। हाँ, वीडियो में दिखाएंगे। ये देखो, इतनी बुरी बात करने का क्या नतीजा होता है। चलो इधर देखो, कापा को क्या कहते हैं? चलो बताओ, कापा को क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आपको जो पेपर में आएगा वो ऐसे ही आएगा कि कंसेंट्रेशन का इफेक्ट बताओ ऑन कंडक्टिविटी। तो ये मत सोचना कि ये कब कराया है भाई, ये लिख दिया शॉर्ट में मैंने। समझ में आ गई? अब कंसेंट्रेशन इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन का कापा पे क्या इफेक्ट होगा? कंसेंट्रेशन का क्या अर्थ होगा आप ये बताइए। कंसेंट्रेशन बढ़ेगी और कंसेंट्रेशन कम होगी। ठीक है, अब आप ऐसे सोचो, कापा है क्या? स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। अरे बोलो यार। अब आप बताओ, अगर मैं कंसेंट्रेशन डिक्रीज करता हूं, अगर मैं कंसेंट्रेशन डिक्रीज करता हूं तो पर यूनिट वॉल्यूम, स्पेसिफिक मतलब यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से बात हो रही है, पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस कम नहीं हो जाएंगे अगर कंसेंट्रेशन डिक्रीज करूंगा तो? बोलो यार यस और नो। तो कंसेंट्रेशन अगर मैं डिक्रीज करता हूं तो मेरा कापा भी क्या हो जाएगा? कापा भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्या आप ये बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो यार। पक्का? अब दूसरी बात करते हैं लैम्डा एम की। लैम्डा एम का क्या नाम था? मोलर कंडक्टेंस। और अगर मैं मोलर कंडक्टेंस की बात करूं तो कंसेंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा अगर मैं कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा हूं? इसको आप फॉर्मूले से देख सकते हो, कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। अगर मैं कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा हूं तो लैम्डा एम इंक्रीज होगा। अरे लैम्डा एम होगा इडियट, कापा क्यों होगा? अरे बोलो ना यार। लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी। अगर मैं कंसेंट्रेशन डिक्रीज करता हूं, डिनोमिनेटर कम करता हूं, तो ये ओवरऑल आंसर बढ़ेगा। और ओवरऑल आंसर किसका है? लैम्डा एम का है। तो सीधी सीधी सी बात है, कंसेंट्रेशन डिक्रीजेस, देयरफॉर लैम्डा एम इंक्रीजेस। क्या आप ये दो बातें याद रख लोगे? यस और नो? कंसेंट्रेशन डिक्रीज करने पर कंडक्टिविटी तो डिक्रीज होती है, क्योंकि कंडक्टिविटी होती है कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम, और एक यूनिट वॉल्यूम में कंसेंट्रेशन कम करने पर आयंस कम होंगे। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं यार, देखने हैं भाई वो, पक्का तुझे बताऊंगा अभी। ठीक है, अब मैं शाम को खाली हूँ, इसके बाद थोड़े मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैं रास्ते में कर दूंगा। ठीक है? हाँ। मेरे दिमाग से निकल गए वो 2 क्वेश्चन तूने जो भेजे थे ना यार, अभी आज ही बताऊंगा तुझे। बेटा ये बात समझ में आ गई? इसका डेफिनेशन कर लेना, अदरवाइज ये बात समझ नहीं आएगी आपको। ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो नहीं है ना? ये ओके है? ठीक है, चलो हटा देते हैं।
इसमें एक और कहानी है, चलो कंसंट्रेशन की बात हो रही है तो ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। देखिए इफ कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, अगर कंसंट्रेशन जीरो के पास जाती है मतलब कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है अगर, तो आपका जो लैम्डा एम है वो आपका लैम्डा नॉट एम भी कह सकते हो या फिर इसको लैम्डा इंफिनिटी एम कह सकते हो। इसका नाम होता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है ये आप एक लॉ में सीखोगे जो मैं आपको भी बताऊंगा इसे ही, ठीक है जी। द मोलर कंडक्टेंस इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी इसको हम कह सकते हैं। एक नंबर का पेपर में डेफिनेशन आता है, ठीक है बेटा जी। जब कंसंट्रेशन आपका बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा तब आपका मोलर कंडक्टेंस जो कहलाएगा वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आई है? चलो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आपका यही होता है। ठीक है, डन। तीसरा पॉइंट है, अभी आप केवल पॉइंट्स लिख रहे हो जिसको हम थोड़ा थोड़ा सा समझ रहे हैं, अप्लाई जब करेंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं, है ना, हटा दे बेटा। आ जाओ इधर देखो, अब आप करने वाले हो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब होता है डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ही होता है। ठीक है, अरे कंसेंट्रेशन होती है ना मोल्स अपॉन वॉल्यूम, डाइल्यूशन कर दिया वॉल्यूम बढ़ गया और कंसेंट्रेशन कम हो गया। समझते हो ना ये बात? इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले समझने वाले हो आप, और ये ना आपके स्कूल एग्जाम में जरूर आएगा, कंफर्म बता रहा हूं मैं आपको, मतलब मेरे को कोई इसमें दो राहें नहीं है, बिल्कुल 110% की श्योरिटी के साथ ये टॉपिक आपका आएगा स्कूल के पेपर में, बोर्ड के पेपर में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, हर जगह आएगा। आपको एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करवा दूंगा टॉपिक समझाने के बाद। चलिए आइए तो बेटा, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस लिख देते हैं इस पे यार, ऑन मोलर कंडक्टेंस। और इसके अंदर अभी हम क्या चेक कर रहे हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट, फिर देख लेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इधर देखिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं पहले ये बताइए, जो अपने आयंस में कम डिसोसिएट होते हैं। नाइस, ठीक है, ओके, रिपोर्ट है। इधर देखो, अब एक ग्राफ से समझाऊंगा पहले मैं आपको। इधर देखो, ये मेरा लैम्डा एम का ग्राफ है, और थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ग्राफ ताकि एक बार दिख जाए आराम से देखने वालों को। ठीक है, और ये मेरी कंसेंट्रेशन हो गई। कंसेंट्रेशन इधर क्या हो रही है? बढ़ रही है ना, अरे बढ़ती तो है इधर से इधर, तो यहां पे डाइल्यूशन हो रही है। फिर ये फंडा समझ में आ रहा है? अब आप समझना, ये मेरा ग्राफ चलेगा
वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। फॉर एग्जांपल मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर कर लेता हूं एसिटिक एसिड। ये बात आपको समझ में आ रही है? अब एसिटिक एसिड अगर कभी डिसोसिएट होगा तो वो किस में डिसोसिएट होगा? H प्लस लूज करेगा, जो H प्लस ये वाटर गेन करके H3O प्लस बना देगा। यस और नो बोलो यार। अब आप एक बात बताओ, ऑन डाइल्यूशन पहले तो ये वीक एसिड है, ये डिसोसिएट होना अपने आयंस में कम चाहता है, ये अपने आयंस में डिसोसिएट होना बेटा जी कम चाहता है। अब ये डाइल्यूशन हो रही है, क्या हो रही है? जब मैं इसमें पानी ऐड कर रहा हूं तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, इसलिए मैंने इक्विलिब्रियम का साइन भी लगा रखा है, जैसा कि हम पढ़ के आए हुए हैं। जब मैंने इसमें डाइल्यूशन करी तो पानी इधर बहुत ज्यादा बढ़ गया, और बोलो यार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा? अरे पानी बढ़ाने पर, डाइल्यूशन बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगी? जहां पे पानी का कंसेंट्रेशन कम हो जाए, और पानी का कंसेंट्रेशन कहां पे कम हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम हो रहा है। इसीलिए डाइल्यूशन करने पर नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये बात समझ में आई है? दोबारा समझा देता हूं। एक ली चैटलियर प्रिंसिपल आया था भाई क्लास 11th में। वो कहता था कि अगर रिएक्शन के बीच में इक्विलिब्रियम है और वो एक फिक्स्ड कंसेंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर पर होता था, अब अगर तूने कंसेंट्रेशन चेंज कर दी तो तेरा इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, पर ली चैटलियर को बड़ा बुरा लगेगा। ली चैटलियर कहेगा नहीं, मुझे वापस से इक्विलिब्रियम में आना। उसके लिए जो भी चेंज होगा उसको रिवर्स करना पड़ता था। तो ये था हमारा ली चैटलियर प्रिंसिपल क्लास 11th का। तो यहां पे डाइल्यूशन करने पर पानी बढ़ा, पानी बढ़ने पर ली चैटलियर कहेगा रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां ये कम हो, तो वो है फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड जाने पर ये और डिसोसिएट हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल जितना ज्यादा डाइल्यूशन होगी नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। ठीक है? मोर द डाइल्यूशन, मोर द रिएक्शन will proceed in forward direction। अरे बोलो यार। therefore more will be the ions and molar conductance increases। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस और नो बोलो यार। तो अब एक और कहानी है मेरे पास आपको बताने के लिए, सुनते रहना ध्यान से। अरे भाई नोट मत करो यार, ऐसे मजा नहीं आता फिर यार, रुक जाओ। ये वीक एसिड है, डाइल्यूशन में कर रहा हूं, इस बार उल्टा चलना है ग्राफ में, यहां से यहां देखना है। डाइल्यूशन हो रही थी, अब आपको पता लग गया डाइल्यूशन होने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयंस बढ़ते हैं, जिस वजह से ये शार्प इंक्रीज आता है। कैसा इंक्रीज है बेटा? शार्प। अब सुनो, अब एक ग्राफ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, वो ऐसे चलेगा। ये है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट नीचे वाला, और ऊपर वाला है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल KCl ले लो, NaCl ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये है, ज्यादा शार्प इंक्रीज कहां है? डाइल्यूशन होने पर ज्यादा शार्प इंक्रीज कहां है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में शार्प इंक्रीज है या वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में शार्प इंक्रीज है? स्ट्रॉन्ग के केस में शार्प इंक्रीज है। शार्प ये हो रहा है, मोलर कंडक्टेंस एब्रप्टली इंक्रीज यहां पे हो रही है, या तो धीरे धीरे हो रही है। अरे डाइल्यूशन हुआ, थोड़ी सी बड़ी, 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 थोड़ी सी बड़ी। यहां देख, तू यहां देख, देख तो सही, ये देख क्या हो रहा है ये। अरे इसको कहते हैं एब्रप्ट इंक्रीज, इसको कहते हैं नॉर्मल धीरे धीरे। तुमको कंफ्यूजन ये हो रही है कि ये ऊपर है, क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था
शार्प इंक्रीज, एब्रप्ट इंक्रीज कहां है? तो वो वीक में है। एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब तुम्हारा डाउट मैं क्लियर कर देता हूं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस से ऊपर क्यों है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो पहले ही आयंस भर भर के तोड़ रहा था, वीक थोड़ी तोड़ रहा था पहले भर भर के। अरे बोलो यार, ये सोनो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो नंबर ऑफ आयंस पहले से ही कहीं ज्यादा थे। हुआ क्या? अब दूसरा फैक्टर मोबिलिटी आएगा बेटा जी। सेकंड फैक्टर कौन सा आएगा? मोबिलिटी ऑफ आयंस। मैंने आपको बोला था मोबिलिटी ऑफ आयंस जब इंक्रीज होगा तब भी आपका मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगा, यस और नो? तो डाइल्यूशन करने पर बहुत सारा सोल्वेंट आ गया, आयंस और दूर दूर खिसक गए, मोबिलिटी उनकी बढ़ गई, जिस वजह से मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज होगी। तो मोबिलिटी वाला फैक्टर तो दोनों जगह काम करेगा, पर डाइल्यूशन होने पर नंबर ऑफ आयंस में इंक्रीज वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ज्यादा आने वाला है, जिस वजह से यहां पे स्टीप इंक्रीज है, या मतलब एब्रप्ट इंक्रीज है, और यहां पे नॉर्मल इंक्रीज है। क्या आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो यार। ठीक है। अब फ्रॉम दिस ग्राफ अगर आप समझते हो तो एक और क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए। एक बात हमेशा याद रखना, वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला कर्व कभी भी लैम्डा एम के कर्व को काट नहीं रहा, तो ये लैम्डा एम की वैल्यूज भी करेक्टली नहीं दे पा रहा। जबकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला आगे चल के एक्सटेंड करोगे तो वाई एक्सिस को कट कर देगा और ये वैल्यू दे देगा। ये आपको किसी क्वेश्चन में इधर उधर मिल जाएगा। बात समझ रहे हो? ये पैरेलल टू वाई एक्सिस चलेगा हमेशा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, समझ रहे हो? वाई एक्सिस के पैरेलल है, कट नहीं कर रहा, कट कर देता तो वैल्यू आ जाती। 2 पॉइंट नोट कर लिए। अब आप इसके अंदर इसका जो एक्सप्लेनेशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रही है डाइल्यूशन करने से, इसीलिए बढ़ रहा है, ठीक है ना? मेरे पास हाँ शायद पड़ी हुई है एक नई वाली प्रदीप। ठीक है, इसमें यार मैं तुमको लिखवा देता हूँ, इसको एक बार बना लो, फिर 1-2 पॉइंट्स लिख लो यार। ठीक है सर, बना लिया तो करो जल्दी से। ये बना लिया? मैं आपको एक पॉइंट्स लिख देता हूँ, वैसे मैंने इन शॉर्ट आपको लिखवा ही दिया है। हाँ सर, समझ में आ गया। तो ये समझ में आ रहा है ना आपको? एक बार मॉड्यूल में जो डिस्क्रिप्शन दिया उसको भी एक बार स्टडी कर लेना, आपको लगे कुछ उसमें से ऐड ऑन करने की जरूरत है तो कर लेना। ये बग थोड़ा छोटा है ये। हाँ, देयरफॉर मोर विल बी द आयंस, जितने ज्यादा आयंस उतनी ज्यादा मोलर कंडक्टेंस। गॉट इट? चलो अब एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको प्रीवियस ईयर का, वेरी इजी, चुटकियों में कर दोगे तुम, देखना। ये आया था 2020 में, और मेरे को एक ग्राफ दिया हुआ है, ये हटा दो ना, मैं ये हटा देते हैं। बोर्ड के पेपर में भी इधर से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये लैम्डा एम का ग्राफ दिया हुआ है और ये सब कुछ नहीं है, ये दिया हुआ है, ये दे रखा है। इधर मुझे ये बता रखा है कि ये लैम्डा एम है, ठीक है, ए बी सी और डी, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं सीधे, और मेरे को ये बोला हुआ है कि ये एक्स कर्व है, ये फोटो बनी हुई है, ये आपका 2020 मेंस का क्वेश्चन है, ये फोटो बनी हुई है, ये एक्स का बोल रहा है कर्व है, कहता है बताओ कौन सा इलेक्ट्रोलाइट एक्स है। अच्छा सर, बताओ अगर जिसने इसका गलत आंसर दे दिया वो ऑब्वियसली हाँ सर, एसिटिक एसिड ही दिख रहा था। एसिटिक एसिड वीक एसिड है, और वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सर मैं और ये वीक वाला ही है, नजर ही आ रहा है। क्वेश्चन था सर आपसे।
बता भाई। ये अगर कोई आंसर गलत दे देता हो तू गलत देता तो तेरी धुनाई तो पक्की थी। ये गलत, अब ऐसा है ना, चीजें बहुत सारी हो पेपर में। होता क्या, देखो कुछ क्वेश्चन आसान आएंगे, मैंने पहले भी आपको बता रखा है। जब आप मेंस का पेपर दोगे ऐसा नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन मुश्किल होंगे, ऐसा होगा कि कुछ एक 5 से 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आसान होंगे बहुत ज़्यादा, और वो आसान क्वेश्चन भी वही कर पाएगा जिसने एक बार सिलेबस पूरा पढ़ा हुआ है। दिक्कत यही है बस। सिलेबस पढ़ाना तो 5 क्वेश्चन तो बहुत आसान आते हैं जो कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं, और ये क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन में आएगा क्योंकि यार ये बोर्ड के सिलेबस में है ये, और बोर्ड में इसमें कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, वहाँ एक्सप्लेनेशन मांग लेता है हमसे, या हमने एक ऑब्जेक्टिव टाइप बना के पूछ लिया, पर ये आया हुआ है देखो 4 नंबर फ्री के हैं मेरे को लगता है ये वाले तो। ठीक है, इसमें कुछ था नहीं। ग्राफ तो स्टीप कर रही है बेटा डाइल्यूशन तो इस साइड होगी ना। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? हो ही नहीं सकता। उस तरफ नहीं बढ़ानी ना हमने, हम 0 से चालू किए हैं। इस तरफ कंसंट्रेशन अगर बढ़ रही है तो इस तरफ डाइल्यूशन बढ़ रही है, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं है और ज़्यादा। तो ग्राफ चेंज हो जाएगा फिर, अब तो ये सब करेगा तो और क्या होगा? क्यों होगा ये सब पर? स्टीप तो कर्व, ये तो कर्व स्टीप ही आया ना लैम्डा एम का। हमने तो ये देखा कि लैम्डा एम का स्टीप कर्व जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट देता है, तो हमने सीख ही लिया। आ गई बात समझ में? ठीक है भाइयों, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर ग्राफ चेंज हो जाएगा अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो, फिर वो ऐसा नहीं दिखेगा आपको ग्राफ। ठीक है सर, चलो। डाइल्यूशन जो है वो लैम्डा एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनली तो हुआ फिर तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसे है ना, क्योंकि अगर डाइल्यूशन बढ़ रही है तो आयन ज्यादा फैल रहे हैं, जिससे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो कंसंट्रेशन मोबिलिटी बढ़ गई ना डाइल्यूशन इंक्रीज होने पर। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखते हैं, वैसे ये सब बातें वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस के लिए ही हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस के लिए ना वैल्यूज आती हैं, और वैल्यूज के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है सीधा सीधा। वैल्यू बता देते हैं, वो भी बता देते हैं, इसको हटा दें। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, बस एक लास्ट बात ही कर रहे हैं आज की। ऑन डाइल्यूशन यही कह रहे हो ना आप, मोलर कंडक्टेंस इंक्रीजेस स्लोली। वीडियो बंद करके मारूंगा तुझे, रुक जा। लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी। ठीक है, ए आपका कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है कौन सा लिया क्या लिया है। लैम्डा नॉट एम मैं आपको अगली क्लास में निकालना सिखाऊंगा, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है। कोलरॉश लॉ से सीखेंगे कि इसको कैसे पता करते हैं। जब लिमिट एम की 0 हो जाती है, जब कंसेंट्रेशन अप्रोचेस 0 हो जाती है ना, मतलब डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब ये वाली बात आती है। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। तो लैम्डा एम कैसे स्लोली इंक्रीज करेगा कंसेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, ये दिया हमें डी बाई हक्कल ऑन सेगल ने। तो ये डी बाई हक्कल ऑन सेगल इक्वेशन है जिसने हमको ये रिलेशन दिया था। फंडा क्लियर हो गया क्या? नाम अजीब सही है इनके। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर आप क्या पढ़ लिए हो? आज की क्लास के अंदर आपने एक न्यूमेरिकल देखा जिसमें सेंटीमीटर मीटर वाला फंडा था। दूसरा आपने इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑन या इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस देख लिया। कंसेंट्रेशन का इफेक्ट आप लोगों ने कापा पे देख लिया। ठीक है, तो ये सब कर लिया। फिर हमने उसके अंदर भी वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कहानी फर्दर आगे पढ़ी, जिसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वीक इलेक्ट्रोलाइट वाली, और उस पर भी हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया है। आज के लिए इतना बहुत है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।